को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। आप कहेंगे यस सर, बहुत अच्छे से पता है। इस प्रक्रिया का उल्लेख कहां किया गया है? अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति जब संविधान पर अतिक्रमण करेगा तो संसद में के द्वारा महाभियोग लाकर उसे हटाया जा सकता है। महाभियोग कहां लाया जाता है? किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। लेकिन जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन के द्वारा कैसे पारित किया जाता है? शायद विशेष बहुमत से, ऐसा आपको याद आ रहा होगा। लेकिन कौन सा विशेष बहुमत है? यही विशेष बहुमत है। इस विशेष बहुमत का प्रयोग नहीं होता है राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने के लिए। इस बहुमत का भी प्रयोग नहीं होता है। इस बहुमत का भी प्रयोग नहीं होता है जब कभी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है तो इस चौथे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सदन की कुल संख्या का बहुमत का, यानी कि सदन की कुल संख्या के बहुमत का प्रयोग किया जाता है। सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है, तब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है। लेकिन मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो मैं फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप बता रहा हूं ना, इस टाइप का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। इस टाइप का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया। समझाने की दृष्टि से आप उसका क्लासिफिकेशन कर पाए, चीजों को समझ पाए, इसलिए हम इसे प्रकार में बांट के आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रकार नहीं लिखा है। नहीं तो आप कई किताबों में खोजने लगी, सर ने तो कई प्रकार के विशेष बहुमत बताया था, एम लक्ष्मीकांत से लेकर डी बसु तक कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं, मिलेगा कहां से? हम तो समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एक और प्रकार आता है जो 5वां प्रकार है। अब आप थक चुके होंगे, लेकिन ये अंतिम प्रकार है, विशेष बहुमत समाप्त हो जाएगा। आपको पता है कि सन 2016 में एक संशोधन किया गया था जिसका नाम है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब याद आ गया होगा, यानी कि जीएसटी को लागू किया गया था, जो 2017 में लागू हुआ। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। यह सवाल पीसीएस 2021 में पूछा गया था आपसे। यही संशोधन सेम जो मैं बोल रहा हूं, 101वां संविधान संशोधन 2016, ये आपका पूछा गया था यूपी पीसीएस 2021 में। जीएसटी परिषद का क्या लेना देना है इससे? जब भी कोई मामला जीएसटी परिषद में लाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई मामला जीएसटी परिषद में लाया जाता है और उस जीएसटी परिषद में लाए हुए मामलों को जितने भी सदस्य हैं, कैसे उनके बीच ये इस मामले को पारित किया जाता है, तो जीएसटी परिषद के भीतर, ध्यान रखिएगा, जीएसटी परिषद के भीतर, जीएसटी परिषद के भीतर किसी मामले पर प्रस्ताव पारित करने के लिए, किसी मामले पर प्रस्ताव पारित करने के लिए 3/4 से इस बहुमत को पारित किया जाता है। क्या? 3/4 से इस बहुमत को पारित किया जाता है। तो यहां आपको 4 बातें ध्यान रखनी थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब कभी भी किसी बहुमत को विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी से पारित किया जाएगा तो पहला तरीका क्या है? उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3। दूसरा बहुमत कौन है? उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3 प्लस सदन का बहुमत। और तीसरा क्या है? उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। और चौथा कौन सा है? सदन की कुल संख्या का 2/3। और सबसे अंतिम कौन है कि सदन का 3/4 के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है और इसका प्रयोग केवल जीएसटी परिषद में किया जाता है। एक बार मैं पूरा का पूरा रिवीजन करा देता हूं, तब आपसे पूछता हूं समझ में आया या नहीं। मैंने बताया कि किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 3 प्रकार के बहुमत होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। फर्स्ट मेजॉरिटी इज सिंपल मेजॉरिटी, सेकंड मेजॉरिटी इज इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड थर्ड मेजॉरिटी इज स्पेशल मेजॉरिटी। जिसे बोलचाल की भाषा में आप साधारण बहुमत या प्रभावी बहुमत या विशेष बहुमत कहते हैं। क्या? साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत या विशेष बहुमत कहते हैं। साधारण बहुमत क्या होता है? सदन में उपस्थित तथा मतदान देने वालों का आधे से अधिक के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया जाता है वह साधारण बहुमत है। इसका प्रयोग कहां होता है? संयुक्त अधिवेशन में, नए राज्यों के गठन में, राज्य विधान परिषद के गठन और समापन में, नागरिकता जैसे प्रावधान में संशोधन में इत्यादि। प्रभावी बहुमत का मतलब क्या होता है? सदन की कुल संख्या का, उपस्थित तथा मतदान देने वालों का नहीं, सदन की कुल संख्या का आधे से
अधिक के द्वारा जो प्रस्ताव पारित होता है उसे प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी कहा जाता है, और इसके माध्यम से लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति को हटाया जाता है। विशेष बहुमत के मैंने 5 प्रकार बताए। पहला प्रकार मैंने बताया कि उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना, और हमारे ज्यादातर संशोधन जो संघीय ढांचे से संबंधित नहीं है, जो साधारण बहुमत से नहीं पारित किए जाते, उन सभी संविधान संशोधनों को इसी बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। दूसरा विशेष बहुमत मैंने बताया कि उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3 प्लस सदन का बहुमत भी शामिल होना चाहिए, और इसके माध्यम से आपातकाल के विस्तार में इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा विशेष बहुमत मैंने बताया, उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3 प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन, और इसका प्रयोग कहां किया जाता है? जब कभी भी कोई संविधान में कोई ऐसा संशोधन होता है जो हमारे संघीय ढांचे से संबंधित होता है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा विशेष बहुमत मैंने क्या बताया कि सदन की कुल संख्या का 2/3, और इस प्रस्ताव के माध्यम से जब कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तब इसे 4th टाइप का विशेष बहुमत कहा जाता है, और इस बहुमत का प्रयोग राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में किया जाता है। और सबसे अंतिम में मैंने बताया कि सदन की कुल संख्या का 3/4 से अगर किसी प्रस्ताव को पारित किया जाता है तो ये 5th टाइप का विशेष बहुमत होता है, और इसका प्रयोग केवल और केवल जीएसटी परिषद में किया जाता है, इसके इतर कहीं और नहीं किया जाता है। अब कमेंट करके बताइए, क्या मैं आपको सभी प्रकार के बहुमत को उदाहरण के साथ समझा पाया या नहीं? कमेंट करके बताइए। कहीं कोई डाउट हो तो सवाल भी पूछ लीजिए। जितने भी लोग क्लास में लाइव हैं और जितने भी हमारे यूट्यूब के साथ ऐप के भी साथी हैं, ऐप वाले हमसे नाराज होंगे, थोड़ा सा अभी निराश होंगे, सर हमारी आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, हम आपसे बात नहीं कर पा रहे, आप हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पूछने के लिए तो कुछ बचेगा नहीं, नाम ही लेना रहेगा। और नाम अभी ले नहीं पा रहा हूं, बस कल से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर शायद आज आपकी लास्ट क्लास होगी, तो कल से आपको हमारी बातचीत वहां पर होगी ऐप पर। जयश्री शर्मा, प्रियंका यादव, योगेश्वर पटेल, रहीमा फातिमा, संजू राजभर, सीमा यादव, रहीमा, रामू, प्रदीप, मीना, शानी, आर्या, कृष्ण, विजय कुमार, अजय कुमार, आईपीएस आदि, योगेश कुमार, अनीता यादव एंड राकेश कुमार, हर्षित श्रीवास्तव, आरशी शैफी। वैसे मैं बीच बीच में प्रयास करता रहूंगा कि पॉलिटी के जो जटिल और बहुत कठिन मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर के बच्चों में अक्सर बहुत उहापोह रहता है, कई बार किताबों की भाषा बच्चे नहीं समझ पाते, कई बार उसके अच्छे रिसोर्स नहीं मिल पाते, ऐसे छोटे छोटे और जटिल मुद्दों का मैं हल लेकर यूट्यूब पर भी आता रहूंगा, ताकि बच्चों तक उन जटिल मुद्दों की जानकारी हो पाए। जितने भी हमारे संविधान के आसान मुद्दे नहीं, जो एकदम सबसे कठिन मुद्दे होंगे, जिसका सॉल्यूशन सबसे कठिन होता है, जो बच्चों को कम समझ में आता है, ऐसे मुद्दों को मैं बीच बीच में यूट्यूब पे ऐसे लेके आता रहूंगा, वो चर्चाएं भी आपसे करता रहूंगा, ताकि आपको क्लियरिटी धीरे धीरे संविधान पर बढ़ती रहे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना चाहे। मैं किनारे हो जा रहा हूं, उसके बाद मैं सीधा चलता हूं आगे। फिर मैं बताता हूं क्या भारतीय संसद, जो सवाल मैंने आधे घंटे पहले आपसे उठाया था, क्या भारतीय संसद भारत के किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सकती है या नहीं? इसके बारे में मैं आपको इसका इतिहास और इसका पूरी वर्तमान स्थिति बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। सर पीडीएफ नहीं मिला है कल का। पीडीएफ क्या, इसका नोट्स तो आपको डायरेक्ट बनाना है कृष्ण कुमार, इसका पीडीएफ कहां दिया जाएगा? ये नोट्स तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। सर ऐप पर कैसे देखें क्लास? ऐप पर देखने के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा आशुतोष उपाध्याय। ये पीसीएस 2023 का बैच है, उसमें हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, और इस भरोसे के साथ कि इस क्लास में जब पॉलिटी हम समाप्त करेंगे तो हमारी सिंगल क्वेश्चन किसी भी आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में गलत नहीं होगा, विशेषकर यूपी पीसीएस में। चलिए बहुत शुक्रिया रश्मि यादव। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हेडिंग बनाइएगा, क्या संसद भारत के किसी राज्य क्षेत्र को, भारत के किसी राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है? किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है?
ये क्वेश्चन मार्क बनाइए और इसे नोट करिए, और सबसे जटिल मुद्दे की मैं इस की चर्चा करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले मैं इसकी चर्चा कर दे सकता हूं, क्या भारत का कोई राज्य को भारतीय संसद किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है या नहीं, इसका डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। चलिए, सवाल उठता है कि इस मामले का विवाद पहली बार उठा कब सर? पहली बार इस मामले का विवाद उठा है 1958 में। पहली बार यह मामला आया, क्योंकि देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, बहुत बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब कभी भी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, इसका हल कैसे निकले, तभी हम उसके बारे में सोचते हैं। ये जरूरी नहीं था कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य आगामी 100 वर्षों में जो कुछ भी होने वाला था उस सब का उल्लेख आपके संविधान में कर देते। यह संभव नहीं था। महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख कर सकते थे, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का उल्लेख कर सकते थे, लेकिन समय समय पर उसकी व्याख्यान करने के लिए न्यायपालिका को बैठा दिया गया था कि जब जब किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी संविधान के किसी उपबंध या प्रावधान में किसी भी प्रकार की कोई अस्पष्टता होगी, असमंजस होगा, कोई दुविधा होगी, उस दुविधा का समाधान कौन करेगा? उस दुविधा का समाधान न्यायपालिका करेगी, क्योंकि वह हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। और ऐसा ही मामला 1958 में आया। एक्चुअली हुआ क्या, 1958 में एक स्थान था जिसका नाम था बेरूबारी। क्या नाम था उसका? जिसका नाम था बेरूबारी। 1958 में बेरूबारी नामक एक स्थान था जिसका क्षेत्रफल लगभग 9 वर्ग मील था, जिसकी जनसंख्या लगभग 12,000 थी, जिसकी जनसंख्या लगभग 12,000 थी। लेकिन विवाद किस बात का खड़ा हुआ? इसी क्षेत्र को हमें पाकिस्तान को सौंपना था, क्योंकि इसके जो भौगोलिक स्थिति थी, उसकी भौगोलिक स्थिति जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जिसे 1971 के बाद बांग्लादेश के नाम से जाना गया, उस क्षेत्र से लगी हुई थी। और कूच बिहार का कुछ हिस्सा था जो भारत के क्षेत्र से लगा हुआ था। तो भारत ने सोचा हमें इसकी अदला बदली कर लेनी चाहिए, हमें इस बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए, और कुछ हिस्सा, कुछ सीमाएं जो इनकी हमारी भारत के साथ लगी हो, उस हिस्से को हम ले लेंगे। इसलिए पहली बार 1958 में यह विवाद उठा, और 1960 में आपको पता भी होगा बेरूबारी केस इसी के नाम पर आता है, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग भी नहीं माना गया था। और इस बेरूबारी को जब भारत ने पाकिस्तान को सौंपने की बात की, पाकिस्तान को सौंपने की बात की, तो पूरे भारत में सरकार के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया। पूरे भारत के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया कि भारत देश के सरकार के पास कहां से इतनी पावर आ गई कि भारत की जनता से पूछे बगैर भारत क्षेत्र के किसी हिस्से को किसी विदेशी राज्य को कैसे सौंप सकती है। सरकार भी लड़खड़ाई, माथे पर तनाव भी आया, चिंताएं भी हुई। आखिरकार हमें इसका क्या निदान करना चाहिए? जब कभी भी आप कार्यपालिका पढ़ेंगे, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो कार्यपालिका में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 143, अनुच्छेद 143। और 143 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 143 में लिखा गया है, जब कभी भी किसी संवैधानिक या किसी अन्य तथ्य के मामले पर सरकार असमंजस में हो जाएगी, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह पावर है, अनुच्छेद 143 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कुछ भी सलाह भारत के राष्ट्रपति को दी जाएगी, भारत का राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य तो नहीं है, लेकिन किसी विधि या तथ्य के किसी मामले पर कार्यपालिका के पास यह शक्ति है कि अनुच्छेद 143 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। जब पूरे देश के भीतर यह विद्रोह हो रहा था, यह आंदोलन छिड़ चुका था, और सरकार को देश के बंटवारे का खतरा दिखने लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत एक विविधता वाला देश रहा, अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग धर्मों के लोग थे, और अभी अभी धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ भी था। संविधान सभा के सदस्य से लेकर के पूरा देश डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो ये विविधता किसी और एक नए भारत का निर्माण न कर बैठे। उस समय सरकार की चिंताएं बढ़ गईं, तो तुरंत अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए
कार्यपालिका ने न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा। उनसे पूछा गया, अनुच्छेद 2 और 3 हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक बार मुझे बताने का कष्ट करें माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्या अनुच्छेद 2 और 3 की शक्ति का प्रयोग करते हुए हम क्या किसी भारतीय राज्य को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकते हैं या नहीं, संविधान के अनुसार सही है या नहीं, पहले यह मुझे बताइए। न्यायालय ने अनुच्छेद 2 को पढ़ा, अनुच्छेद 3 को पढ़ा, प्रस्तावना को झांक कर देखा, जिसके माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों के मन को जानने का प्रयास किया। उसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा, अनुच्छेद 2 और 3 में यह बात कहीं भी नहीं लिखी गई है, वहां केवल इतना लिखा गया है, आप नए राज्य को भारत संघ में शामिल कर सकते हैं, नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, किसी भी सीमा को घटा सकते हैं, किसी भी सीमा को बढ़ा सकते हैं, सीमा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कर सकते हैं, उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन विदेशी राज्य को आप भारत का कोई क्षेत्र सौंप नहीं सकते। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत यह पावर आपको नहीं मिली है। तो कार्यपालिका ने कहा, क्या करना होगा, कोई तरीका बताइए, क्योंकि यह आवश्यकता पड़ सकती है हमें, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति और पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, कुछ पाकिस्तान के लिए क्षेत्र नहीं है, हमें अदला बदली करना पड़ेगा भविष्य में। तो कहा, इसका एक ही तरीका है। कहा, क्या तरीका है? कहा, इन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके संसद को यह पावर दे दीजिए, किसी अनुच्छेद में, अनुच्छेद 3 के तहत या एक अनुच्छेद का जोड़ करके 3 का में वहां लिखवा दीजिए कि भारतीय संसद के पास यह अधिकार होगा कि वह भारत क्षेत्र के किसी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है। या एक काम करिए, अनुच्छेद 3 में परिवर्तन कर दीजिए और अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करके वहां लिख दीजिए कि अनुच्छेद 3 के तहत न केवल भारत नए राज्य, संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, बल्कि अपने किसी राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है। और आगे चलकर संसद ने ऐसा संशोधन किया और संशोधन के माध्यम से कई बार अपने कुछ हिस्से को किसी विदेशी राज्य को सौंपने का प्रयास किया। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 है, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 है। जैसा कि आपको पता था, बांग्लादेश का बहुत बड़ा हिस्सा भारत क्षेत्र में शामिल था, जिसके लिए भारत की सीमाओं से होकर के बांग्लादेशियों को जाना पड़ता था। और भारत के भी कुछ ऐसे हिस्से थे जो भौगोलिक स्थिति में पाकिस्तान, बांग्लादेश की सीमा के साथ लगे थे और वहां पर जाने के लिए हमें बांग्लादेश की सीमा से होकर जाना पड़ता था। इसलिए 100वां संविधान संशोधन 2015 के माध्यम से हमने अपने कुछ क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंप दिया और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को भारत में शामिल करा लिया। हमने ज्यादातर क्षेत्र अपने सौंप दिए, उसके बदले में हमने कम ही क्षेत्र हासिल किए, लेकिन हमने ऐसा किया कैसा करके, संविधान में संशोधन करके। अनुच्छेद 3 में तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन संविधान में संशोधन करके यदि संसद चाहे तो भारत के किसी राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है। यह वर्तमान स्थिति है। यह न्यायालय के साथ सुझाव के बाद 1960 के बाद बेरूबारी वाले मामले के बाद संसद ने यह प्रावधान किया। तो जितने भी बच्चों ने यस आंसर दिया था कि हां सर, वर्तमान में संसद के पास यह पावर है कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है, उन सब का आंसर एकदम सही है। जितने भी लोगों ने यस आंसर दिया था अभी आधे घंटे पहले जब मैंने सवाल पूछा था, उम्मीद करते हैं यह मामला भी आप समझ गए होंगे। फिलहाल ये मुद्दा ज्यादा मेंस का है, लेकिन मेरा मन हुआ इसकी चर्चा कर देनी चाहिए ताकि प्रीलिम्स को लेकर के भी सारी क्लियरिटी आप पे बनी रहे। चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट बिंदु पर लेकर चलता हूं। एक बहुत ही रोचक तथ्य को मैं आपको बताता हूं। तो मैंने राज्यों के भाग 1 को लेकर के जितनी भी महत्वपूर्ण चर्चाएं थी, उन चर्चाओं को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं कुछ नई बातें बताना चाहता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो क्या उस समय हमारा भारत वैसा ही था जैसा आज सुव्यवस्थित भारत है? जैसा भौगोलिक स्थिति, जैसे राज्यों का गठन इस प्रकार है, क्या ऐसे ही व्यवस्थित भारत उस समय भी था जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था? जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो भारत के राज्यों की स्थिति ऐसी ही थी जैसा कि आज वर्तमान में है? आंसर है नो। तब भारत की स्थिति इस प्रकार से नहीं थी। आज बहुत विस्तार पूर्वक इसकी मैं चर्चा करूंगा आपके बीच। तब स्थिति किस प्रकार से थी, कैसी स्थिति थी उस समय, आइए बताते हैं उसके बारे में। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र का निर्माण होता है। लेकिन आजादी के बाद का भारत कैसे था, पहले उसे समझिएगा। सबसे पहले एक हेडिंग बनाइए
आजादी के बाद का भारत, आजादी के बाद का भारत, आजादी के बाद कैसा भारत था? अगर आजादी के बाद की बात करें, भारत के जितने भी राज्य थे उन राज्यों को 4 वर्गों में बांट दिया गया था। 4 वर्गों में बांट दिया गया था। कौन कौन से वर्ग थे फटाफट इसे नोट करिए। भाग का, भाग खा और भाग गा। और इनको संविधान निर्माण के बाद किस भाग में रखा गया था यह भी ध्यान रखिएगा। इसे भाग 7 में रखा गया था। इसे भाग 7 में रखा गया था और इसके 4 भाग बनाए गए। भाग का, भाग का, दूसरा भाग खा, तीसरा भाग गा, चौथा भाग खा, चौथा भाग घा। ये 4 प्रकार के राज्य थे और किस भाग में कौन से राज्य रखे गए थे, जरा उसको जरा ध्यान से देखिएगा, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं भाग का की बात करूं तो इसमें कौन से राज्य थे, सबसे पहले इसे नोट करिएगा। इनमें उन राज्यों को शामिल किया गया था, इनमें नोट करते चलिएगा क्योंकि बार बार अवसर मिलेगा नहीं। अगर ये अवसर मिला है तो सारे पॉइंट्स इसके नोट कर लीजिए, केवल सुनिए ही मत, क्योंकि काम की बातें हैं सारी ये। इनमें उन राज्यों को शामिल किया गया था, उन राज्यों को शामिल किया गया था, उन राज्यों को शामिल किया गया था। और जितने भी साथी YouTube पर क्लास कर रहे हैं, जो 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, तो ज्योग्राफी और पॉलिटी का बैच स्टार्ट हुआ है, तो YouTube पर आज आखिरी क्लास से आप इनरोल करा सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन के लिए आप कॉल कहां करेंगे? 9560892979 पर आप कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस 2023 की तैयारी के लिए। तो भाग क में उन राज्यों को शामिल किया गया था जो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांत कहलाए, प्रांत कहलाए। और यहां पर जिनमें ब्रिटिश सरकार गवर्नर की नियुक्ति करती थी, जिनमें ब्रिटिश सरकार गवर्नर की नियुक्ति करती थी। क्या? गवर्नर की नियुक्ति करती थी। ब्रिटिश सरकार गवर्नर की नियुक्ति करती थी। अगर आप कहेंगे, अगर आपकी इच्छा है गहराई के साथ जानने के लिए, आगे चलकर एक और फ्लो चार्ट बना करके मैं उन राज्यों को भी दिखा दूंगा। आजादी के बाद 26 नवंबर 1949 को जब भारत बनकर हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और भाग 7 के अंतर्गत जब भारतीय राज्यों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया, जब भाग क के अंतर्गत उन राज्यों को शामिल किया गया जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांत कहलाए, जहां पर ब्रिटिश सरकार अपने गवर्नरों की नियुक्ति करती थी, उसमें कौन कौन से राज्य थे, उन राज्यों का नाम भी दिखा देंगे। अगर आपकी ऐसी इच्छा होगी तो यस करके बताइएगा, अगला फ्लो चार्ट बना के उन राज्यों को भी दिखा देंगे जो भाग क में आजादी के बाद रखे गए थे और 1956 के पहले तक वही थे, वो भी मैं बता दूंगा। और भाग ख के अंतर्गत कौन से राज्यों को रखा गया था? भाग ख के अंतर्गत ऐसे राज्यों को रखा गया था, यानी कि इसमें बड़े आकार वाली देशी रियासतों को शामिल किया गया था। इसमें बड़े आकार वाले देशी रियासतों को शामिल किया गया था। देशी रियासतों को शामिल किया गया था, शामिल किया गया था। और भाग ग के अंतर्गत छोटे आकार वाले देशी रियासतों को शामिल किया गया था। छोटे आकार वाले देशी रियासतों को शामिल किया गया था। देशी रियासतों को
शामिल किया गया था, शामिल किया गया था। और अभी एक भाग बचा है, भाग घ। इसमें अर्जित किए गए राज्यों को रखा गया था, इसमें अर्जित किए गए राज्यों को रखा गया था। पूरे पॉलिटी का बेस ऐसे ही चलेगा, कोई पीडीएफ का यूज यहां नहीं होगा, पीडीएफ के माध्यम से कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास में पूरे नोट्स के साथ लिखाते हुए, नोट्स बनवाते हुए चलते हैं, यहां नोट्स बोलने का समय तो नहीं रहेगा, इसमें ज्यादातर चीजें बोर्ड पर लिखते हुए चलते हैं। अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो वैसे ही नोट्स आप पूरे पॉलिटी का बना सकते हैं जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आजादी के बाद ऐसा भारत नहीं था जैसा आज वर्तमान का सुव्यवस्थित भारत है, बल्कि पूरे भारत को भाग का, खा, गा, घा के माध्यम से 4 श्रेणियों में विभक्त करते हुए इसे भाग 7 के अंतर्गत रखा गया था। और भाग का के अंतर्गत उन राज्यों को शामिल किया गया जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांत कहलाए, जिनमें ब्रिटिश सरकार गवर्नर की नियुक्ति करती थी। भाग खा के अंतर्गत बड़े आकार वाले देशी रियासतों को शामिल किया गया, भाग गा के अंतर्गत छोटे आकार वाले देशी रियासतों को शामिल किया गया, और भाग घा के अंतर्गत अर्जित किए गए राज्यों को शामिल किया गया। अब मैं आपको इन चारों श्रेणियों में रखे गए बड़े देशी रियासतों को, छोटे देशी रियासतों को, अर्जित किए गए राज्यों को और साथ ही साथ भाग खा के अंतर्गत रखे गए राज्यों का नाम भी लिखा देता हूं। इसको भी सारे राज्य में लिखा देता हूं ताकि यहां से भी कोई क्वेश्चन कभी अगर आपके एग्जामिनेशन में आए तो कोई भी गलती ना हो, आसानी के साथ उसे आप सॉल्व कर पाए। चलिए, तो एक फ्लो चार्ट और बना लीजिएगा। इसको हटाते हैं भाई, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अगला पॉइंट, एक फ्लो चार्ट बनाइएगा। भाग का, भाग खा, भाग गा और घा। भाग का, यूपीएससी ने एक बार सवाल यहां से पूछा है, भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घा, भाग घा। और भाग का के अंतर्गत क्या क्या रखा गया सबसे पहले नोट करिए। इसमें रखा गया था असम, बिहार, असम, बिहार, मुंबई, असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रांत, मद्रास और उड़ीसा। मध्य प्रांत, मद्रास और उड़ीसा, और उड़ीसा। और उड़ीसा के अलावा की अगर बात किया जाए, इसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत, पंजाब, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल को भी रखा गया था, और पश्चिम बंगाल को भी रखा गया था, पश्चिम बंगाल के भी रखा गया था। और यूपीएससी ने यही सवाल पूछा था, भाग 7 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पहले भाग का के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत शामिल नहीं था। और इसका जवाब केवल वही बच्चे देकर आ पाए एग्जाम में जो यहां तक पढ़ाई गहराई के साथ किए थे। तो ये आसानी से याद हो सकता, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान का उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन सब को भाग का के अंतर्गत रखा गया। कहां पर रखा गया? भाग का के अंतर्गत रखा गया। चलिए, उसके बाद भाग खा के अंतर्गत बात करें, पार्ट बी में किसे रखा गया? इसमें बड़ी देशी रियासतें थीं, और बड़ी देशी रियासतों का मतलब इसमें हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, मैसूर, मैसूर, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मैसूर, मध्य भारत, पटियाला और पूर्वी पंजाब,
मध्य भारत, मध्य भारत, पटियाला, पटियाला, और साथ ही साथ राजस्थान, सौराष्ट्र, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, त्रावणकोर, कोचीन, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, इन सब को